हेलो स्टूडेंट्स। सो हम कल पढ़ रहे थे आपका सेबी एस सेबी पढ़ रहे थे हम आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने यहाँ तक कुछ कवर किया था, तो आपका टाइम वेस्ट करे बिना हम आज स्टार्ट करते हैं। मन लगा के पढ़ेंगे, जोश से पढ़ेंगे, हमें क्लियर करना है। इफ आई कैन डू इट विदाउट एनी वन लाइक बींग अ प्रॉपर गाइडेंस वगैरह, यू कैन ऑल्सो डू इट। यूट्यूब से पढ़ के ज्यादा अगर आई कैन डू इट तो आई नो माई स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डू इट। अब आप मेरे बच्चे हैं, अब आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ट्रस्ट रखो खुद पे, जोश लगाओ और पढ़ो। बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। नो सिलेक्टिव स्टडी, नथिंग। एक एक चीज को इंटरप्रेट करते करते पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, पेपर सॉल्व करते जाना है, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पावर्स विद रेस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। मतलब बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो होता है ना, ये जो सेबी को राइट है टू इंस्पेक्ट। सेबी क्या कर सकती है? इंस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेबी कभी भी जाके कुछ भी कर सकती है, ठीक है। कुछ पावर्स इनको दिए गए हैं जिसके तहत इनको करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन सेक्शन 12 11 क्लॉज 2A क्या बताता है? प्रेस्क्राइब्स दैट सेबी में टेक मेजर्स टू अंडरटेक इंस्पेक्शन। सेबी चाहे तो सेबी क्या कर सकती है? इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज और रिकॉर्ड ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या तो पब्लिक कंपनी आपका लिस्टेड हो, या फिर कोई जरूरत नहीं है लिस्टेड होने का, कोई नॉर्मल पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। विच इंटेंस टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड। नॉर्मली आपको अगर पता होगा सेबी किसको ज्यादा ध्यान देता है? सेबी लिस्टेड वालों को ज्यादा ध्यान देता है, लिस्टेड वालों पे ज्यादा नजर रहती है सेबी की, ठीक है। तो क्या तो एक लिस्टेड, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, या एक पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है, सेबी क्या कर सकता है? उनका खुद से इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी बुक, रजिस्टर, अदर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी on any record where SEBI has reasonable grounds to believe that such company has been including in इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉड। मतलब सेबी कब कर सकती है? सेबी चाहे तो सेबी में, ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकती है। सेबी में इंस्पेक्ट बुक्स, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, जो भी है रिकॉर्ड्स, कोई पब्लिक कंपनी का लिस्टेड है जो, या फिर जो लिस्ट होने जा रही है, ठीक है, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। सेबी क्या कर सकती है? उनका इंस्पेक्शन कर सकती है। कब? जब सेबी को रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ बिलीव है, सेबी को जब कुछ रीजनेबल डाउट है, रीजनेबल ग्राउंड्स को सेबी को कुछ डाउट है कि यहाँ कुछ गफला चल रहा है, कुछ अनफेयरनेस चल रहा है, ठीक है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सेबी को अगर लग गया तो सेबी में मतलब सुओ मोटो। यहाँ में का मतलब हो जाता है, पता है, सुओ मोटो। क्या तो खुद से, क्या तो कोई के ना उसमें आने से भी, कोई अगर सेबी की नजर पे लाता है तो ला सकता है, ठीक है। अब आ गया सेबी इज वेस्टेड विद द सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोड। अब आपने सिविल कोड के कुछ कुछ पावर्स पढ़े होंगे बचपन से ही। बचपन बोले तो आपका जब से आपने एग्जीक्यूटिव चालू किया, आप कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ते हो, सिविल कोड के कुछ पावर्स है, आपको पता है। चलो हम वो पढ़ते हो, पावर्स का मतलब क्या है, देखो कौन से पावर्स है, आपको भी रिकॉल भी हो जाएगा। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। सेक्शन 11 का 3 क्लॉज of the SEBI Act provides that SEBI has been vested मतलब उनको कुछ थोपा गया, उनको कुछ पावर दिया गया with the same powers as are available to the civil court। सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसमें जो भी सिविल कोड को जो पावर्स है वो सेबी को भी सेम है। मतलब दोनों का इंटर से, दोनों का सेम पावर्स है, दोनों के पावर्स एक जैसे हैं, ठीक है। फॉर ट्राइंग इज सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। ये मैटर्स में सेबी सेम कर सकता है। मतलब डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, पहला क्या था आपको बोलो? डिस्कवरी, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट का डिस्कवरी हुआ है या बुक्स ऑफ अकाउंट उनको चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। विद इन एंड सच टाइम इंडिकेटेड बाय सेबी। टाइम पीरियड है, आप ऐसे नहीं कि 2 3 साल, 5 साल, 10 साल का कुछ भी मांग ले या फिर इतने टाइम तक रख ले। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्संस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। मतलब पहला पहला था डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर है कि जो भी इंसान पे सेबी को डाउट है या जो भी इंसान सेबी का मदद कर सकता है उसको बुलाओ, समन करो। समन का मतलब क्या है? टू आस्क देम टू कम। उनको एक भोपू बजाया जाता है, उनको बोलते हैं आओ भैया,
और क्या तो समन करो क्या तो एनफोर्स करो, भाई तुम लोग को आना ही पड़ेगा। अटेंडेंस ऑफ पर्सन, आओ, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। ओथ मतलब फिर उनको बोलेगा ना मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, इस टाइप से, आपको पता है। फिर हो गया इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स और एनी ऑफ एनी पर्सन लिस्टेड रिफर टू इन सेक्शन 12, हम देखेंगे सेक्शन 12 में। तो कोई भी इंस्पेक्शन कर सकती है सेबी, ठीक है। इंस्पेक्शन हो गया ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर्स, बुक्स वगैरह का, बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी और ए पब्लिक कंपनी विच इज, अच्छा देखो पहले वाले में क्या था, किसका किसका बुक्स देखेंगे, ऑफ एनी पर्सन। यहाँ में है एनी पर्सन, आप लोग ना बस थोड़ा सा पढ़ के रख देते हैं। यहाँ में है एनी पर्सन, नंबर 3 में है एनी पर्सन, यहाँ पे है एनी, नंबर 4 में क्या, इंस्पेक्शन किसका चाहिए, बुक्स का, किसका बुक्स का, लिस्टेड कंपनी और कंपनी गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में डिफरेंस देखना। इशूइंग कमीशन ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, और किसी को भी विटनेस विटनेस कोई चाहिए तो सबको बुला सकते हैं। तो पहला है डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है एनफोर्सिंग एंड समनिंग ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, टू अटेंड द कोर्ट एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। फिर आ जाता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन, सेक्शन 12 देखेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और कंपनी विच इज गोइंग टू गेट लिस्टेड। यहाँ ये वाला में क्या है, पर्सन है, इसमें क्या है, लिस्टेड कंपनी, तो इंसान का खुद का बुक्स भी और उसकी कंपनी का बुक्स भी, ठीक है। फिर आ जाता है कोई भी विटनेस को या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को समन करे, तो आपका आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ में मिलता है, देखो एस है, आई है, इंस्पेक्शन है, SII, ठीक है, DW, आप कैसे भी अपना आपसे कुछ एक एब्रिविएशन बना लो। 5 पॉइंट है, पहला है डी, डिस्कवरी, DP, आप ऐसा देखो DP। दूसरा है समनिंग और एनफोर्सिंग, SE, ठीक है। तीसरा इंस्पेक्शन ऑफ पर्संस, IP। चौथा इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी, IC। फिफ्थ क्या है, इशूइंग ऑफ कमीशन ऑफ विटनेस, CW। DP हो गया स्टॉक एक्सचेंज हो गया, समझ लो। IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, पढ़ा है आप लोगों ने। IC क्या बनेगा, IC इंटर कॉर्पोरेट। CW बच्चा आप छोटा में लिखते थे ना, CW HW क्लास वर्क होमवर्क, आप ऐसे याद रखो, DP SE IP IC CW, DP SE IP IC CW। DP मतलब डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, SE मतलब summoning and enforcing the attendance of person, IP means inspection of books of any person, IC मतलब inspection of books of any listed company or company which is going to get listed on securities market, और CW मतलब issuing commissions for the examination of witness or documents। हो जाएगा यार। अरे आपको टेक्निक सब पता है, आप बोलोगे कि आपने कैसे, आपने ऐसे टेक्निक पढ़ा था। अगर आप चाहते हो मैं अपना बात बताऊं, मेरी थोड़ी कहानी अगर मैं बता दूं ना, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा था। बहुत कम मैं एब्रिविएशंस को फॉलो करती थी, मैं एकदम याद करती थी, मैं समझती थी और लास्ट के मोमेंट में याद करके लिख देती थी, ठीक है। एब्रिविएशन इतने हो जाते थे कि याद नहीं रहता था मुझे, प्रॉब्लम ये है। सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, एक तरीका किसी पे थोपना नहीं चाहिए। अगर सभी एक जैसा पढ़ने लग जाएंगे ना, तो सब लोग पास क्यों नहीं होते। अभी आप बोलोगे कि ICSI का पेपर चेकिंग पैटर्न डिफरेंट है, हाँ, फलाना ढिमकाना, लेकिन हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। सबके अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं। तो बीइंग ए टीचर आई डोंट रेकमेंड कि सब लोग एक जैसा सिमिलर वे में चलो। एज पर सेक्शन 11(4) सेबी में, फिर से आ गया आपका सबसे बड़ा प्यारा दोस्त में, बाय एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर आया, या फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कोई भी रीजन है, देखो रीजन हमेशा क्या होता है ना, इट शुड बी इन राइटिंग, फॉर्मल। आप जब भी देखो कोई भी बोलेगा ना, आप कॉन्ट्रैक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपने देखा होगा कि ऑरल भी होता है, लेकिन हमेशा प्रेफर किया जाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब कुछ राइटिंग में हो, ताकि आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इन द इंटरेस्ट ऑफ, कौन किसके इंटरेस्ट में, सेबी किसके इंटरेस्ट में वर्क करता है, इन्वेस्टर्स या मार्केट। क्या करेगा सेबी, टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स
अब सेबी क्या क्या ऑर्डर से क्या क्या मेजर्स ले सकता है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में कोई भी, और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच, देखो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी, कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, पेंडिंग इंक्वायरी है, या कोई कंप्लीशन होने के बाद इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होने के बाद भी सेबी ये सारे मेजर्स उठा सकता है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है? सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। से भी बोल सकता है कि आपकी ट्रेडिंग को हम रोक सकेंगे, पूरी कंपनी की ट्रेडिंग को ना सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जो लोग अभी भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग अभी से ही चालू कर दिया शेयर मार्केट में, उनको पता है अगर एक कंपनी का अगर शेयर मार्केट को सस्पेंड कर दिया जाता है ना, उस कंपनी का आपका सस्पेंशन आ जाता है कि आप अभी लिस्ट नहीं कर सकते, या फिर आपका आपका सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। मुझे याद है 2023 में रिसेंटली है, एक कंपनी थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने मना किया था उस कंपनी में इन्वेस्ट करने, क्योंकि जस्ट मैंने कोई पढ़ा था कि कुछ उसमें कुछ जनरल मीटिंग कुछ आई है ना, सेबी ने कुछ कोई मीटिंग इनिशिएट किया है। वो कंपनी के शेयर्स अच्छे जा रहे थे, इतने बुरे डूबे, मुझे आज नहीं पता उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, मैं नाम नहीं लूंगी कंपनी का, बट ठीक है, ऐसा होता है। रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, आप लोगों को पता होगा, मैं नाम लेना सही है नहीं है नहीं पता, एक न्यूज चैनल का हुआ था, उनको रिस्ट्रेन कर दिया था मार्केट में, आपको अगर रिकॉल कर सकते हो आप करना, एंड प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट टू बाय सेल और डील। उन लोगों को मना कर दिया था कि आप लोग, कुछ समय के लिए उनको रोक दिया गया था, उन लोग ना ही बाई करेंगे, ना ही कोई सेल करेंगे, और ना ही सिक्योरिटीज मार्केट का कोई भी सिक्योरिटीज पे डील करेंगे। आप सपोज लो, इसका मतलब ये भी होता है होल्ड, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बाई सेल डील नहीं, सिक्योरिटीज मार्केट से उनका पूरा का पूरा दाना पानी उठा दिया जाता है अगर सेबी चाहे तो, कि कुछ फ्रॉडुलेंट चीजें हो रही है। सेबी सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और हमने सेल्फ रेगुलेटरी पढ़ा था पिछली क्लास में, फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन। अगर कोई आदमी, सेबी का ही कोई आदमी अगर कुछ गफला कर रहा है तो क्या उसको निकाल देगा, उसका पोजीशन सस्पेंड कर दिया जाएगा, कि आप भी अगर मिले हुए हो तो आपको भी नहीं बचाया जाएगा। ठीक है, impound and retain the proceedings of securities, impound and retain the proceeds of securities in respect of any transaction which is under investigation। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इन्वेस्टिगेशन के मतलब, एक इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन अभी चल रही, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म, क्या था, इम्पाउंड एंड रिटेन, इम्पाउंड, अरे अरे हाँ यार, इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। को इसका मतलब ये, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो उस इन्वेस्टिगेशन, जिस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसके सिक्योरिटीज को, या उससे जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं, प्रोसीड्स का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे बताओ तो? प्रोसीड्स का मतलब होता है कोई भी पैसा आ रहा है, कोई भी मनी आ रहा है, कोई भी सिक्योरिटीज का लेना देना हो रहा है, उसको सेबी क्या कर सकती है, इम्पाउंड कर सकती है या रिटेन कर सकती है। अब इम्पाउंड एंड रिटेन का मतलब क्या होता है? इम्पाउंड का मतलब, अगर मैं आपको सस्ते लैंग्वेज में बताऊं, सीज कर लेना, आप जब्त कर लेना, आप कन्फिस्केट आप बोल सकते हो एक रकम से, ठीक है, मतलब जब्त कर लेना, जो भी सिक्योरिटीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या जो भी पैसों या प्रोसीड्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको सेबी क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, या अपने पास रिटेन कर सकता है। रिटेन मतलब खुद के पास रख सकता है, बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अटैच फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। अब जहां से डेज चालू हो जाता है, बच्चों का कान खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेज रिलेटेड हमारे ये इंस्टीट्यूट को बड़ा प्यार है डेज वाले चीजों से। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, अटैच, अटैच का मतलब क्या होता है? अटैच का मतलब अटैचमेंट नहीं होता है। वाओ,
अटैच का मतलब अटैचमेंट, किस किस को अटैचमेंट है, आप लोगों को किससे अटैचमेंट होनी चाहिए, अपने एग्जाम से होनी चाहिए, ना कि लोगों से। अटैचमेंट किल्स। तो सेबी यहाँ पे अटैच का मतलब वो नहीं, यहाँ पे सेबी क्या कर सकता है, आपका ये पिनअप करके रख सकता है। अटैच मतलब किसी चीज को एक साथ में रख देना। फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, 90 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। क्या चीज को अटैच कर सकता है कि अब आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते हो, सेबी का हो चुका है, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। बैंक अकाउंट्स और एनी और अदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी डील करे, कोई भी इंटरमीडियरीज, हमने पढ़ा था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक ब्रोकर, फिर रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन लोगों का कोई भी बैंक अकाउंट, इनकी प्रॉपर्टी जो भी सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, इन एनी मैनर इन्वॉल्व इन वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कोई भी रूल्स, एक्ट का रेगुलेशंस, एक्ट को कोई भी अगर वायलेट कर रहा है, इंटरमीडियरीज हो गया कोई भी, ठीक है, उनका बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, आपको उसमें डील नहीं करने देगा, आपको उसके पैसे, बैंक अकाउंट है तो आप उससे पैसे वगैरह विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। हाउएवर, और कितने दिन के लिए, सिर्फ 90 डेज से, 90 डेज से ज्यादा नहीं बढ़ सकते आगे। हाउएवर, या में एक हाउएवर आ गया, मतलब लेकिन द सेबी शेल विद इन 90 डेज, ये 90 दिन के अंदर अंदर, ऑफ द सेड अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट की बात हो रही है, ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द सेड अटैचमेंट फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट। तो सेबी को क्या करना है, ये 90 दिन के अंदर अंदर, ये 90 दिन के अंदर अंदर, ये 90 डेज के भीतर भीतर कंफर्मेशन लेना है इस अटैचमेंट का। समझ लो आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, समझ लो आप एक रिसर्च एनालिस्ट है, आपने एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है, आपका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया, तो उसके लिए 90 दिन के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट में, आपने कोर्ट्स का पढ़ा हुआ है, स्पेशल कोर्ट नहीं आएगा तो वो भी देख लेंगे, एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 26A के तहत स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश हुई है। ये एक सब्जेक्ट हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, ये 2017 वाला सिलेबस में, आरसीडी करके, उसमें हमने थोड़ा पढ़ा है डिटेल में। हैविंग जुरिस्डिक्शन एंड ऑन सच कंफर्मेशन, जो स्पेशल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, समझ लो आप मुंबई में हो, तो मुंबई का जो भी ब्रांच है, ठीक है, मुंबई का जो भी स्पेशल कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, such attachment shall continue during the pendency of the aforesaid proceedings and on conclusion of the said the provisions of the shall apply। जब जो भी प्रोसीडिंग्स चलेगी वो कंफर्मेशन आपका लागू रहेगा, जो जिस कोर्ट ने, जिस स्पेशल कोर्ट ने 90 डेज के अंदर अंदर आपको कंफर्म कर दिया था कि ठीक है आप अटैच करके रखो, प्रोसीडिंग चालू होते तक, प्रोसीडिंग एंड होते तक आपका जो भी अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स है, वो स्पेशल कोर्ट के जो भी रूल्स है वो लागू रहेंगे। स्पेशल कोर्ट का अटैचमेंट, आपका अटैचमेंट ऑर्डर, आपका कंफर्मेशन लागू रहेगा, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ो, ओनली प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और अकाउंट्स और एनी अदर ट्रांजेक्शन entered therein so far as it relates to the proceeds actually involved in violation of any of the as the rules shall be allowed to be attached। आप हर कोई, आप देखो यहाँ पे केस स्टडी आ गया, यहाँ पे हम एक केस स्टडी बना सकते हैं। एक आदमी था, ठीक है, केस स्टडी में आ गया एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ये है आपकी मेरी मेंटो जिंदगी, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, क्यूट सा एक व्यक्ति है, लेकिन इसके इरादे बहुत खराब है। इसने किया कुछ वायोलेशन, इसने किया कुछ कारनामा, इसके है 2 बैंक अकाउंट, ये सेवरल बैंक अकाउंट है, पर इसने सिर्फ 2 बैंक अकाउंट से गफले किए, ठीक है, और इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में भी कुछ उल्टा फुल्टा चीजें, हरकतें की, किसी का प्रॉपर्टी बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उल्टा फुल्टा कर दिया अकाउंट्स, तो इनके बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम अटैच नहीं कर सकते। जो डायरेक्टली, जो भी इन शॉर्ट आपका एसेट्स इन इन्वॉल्व होगा वायोलेशन में, हम बस उसी को अटैच कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। कंफर्मेशन किसका चाहिए, स्पेशल कोर्ट का चाहिए, ठीक है, स्पेशल कोर्ट का कंफर्मेशन आ जाने के बाद वही अप्लाई होगा, ठीक है, किसको अटैच कर सकते हैं, सिर्फ वही एसेट्स को, वही बैंक प्रॉपर्टी जो भी है जो इन्वॉल्व है डायरेक्टली आपके इसमें, वायोलेशन में। डन। फिर है
direct any intermediary or any person associated with the securities market in any manner not to dispose of or alienate any asset forming part of any transaction. अगर समझ लो इन्वेस्टिगेशन में आप सेबी अगर जब भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो क्या होता है आपका जो भी एसेट्स है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा जो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आएगा इन्वेस्टिगेशंस में इंक्लूड होगा सेबी क्या करेगा उसको ये डायरेक्ट कर दिया जाएगा पहले ही कि भाई ये जो एसेट है पर्टिकुलर जो आपका एसेट है इसको आप लोग ना ही बेच सकते हो ना ही सेल डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो और ना ही आप इसको अलिनिएट कर सकते हो ना ही आप इसको आप बोल सकते हो कि ये मेरा नहीं है ये इसका है उसका है। आप इस प्रॉपर्टी को छूना मत बेचना करना कुछ नहीं करना अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर ऑब्वियसली एक ऑफेंस होगा ये और ऑफेंस का हमें पता है हर ऑफेंस का एक पेनल्टी होता है आपके ऊपर पेनल्टी लागू हो जाएगी ठीक है एज सिंपल एज दैट। अब आगे द सेबी शेल अब आप बताओ क्या है ओबीएच का मतलब क्या होता है कौन बताएगा ओबीएच का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच इंटरमीडिएट आपका कुछ भी कंफर्मेशन बिफोर आफ्टर पॉसिबल ऑर्डर आने से पहले या ऑर्डर आने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि भाई बताओ हम क्यों ऐसा काम नहीं करे तुम्हारे बैंक अकाउंट को अटैच क्यों नहीं करे डायरेक्शंस क्यों नहीं दे तुम्हें कि भाई तुमने गलत किया तुम्हारा ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों नहीं करे तुम्हें मार्केट में ट्रेड करने से क्यों नहीं रोके इस सब चीजों का जो हमने पढ़ा था उस सबका तो आपको पढ़ना कैसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं देखो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट में आपको क्या ये 6 पॉइंट जो है ये 6 पॉइंट के बारे में आपको बात करनी है हो गया अब आ जाओ पावर ऑफ द सेबी टू रेगुलेट और प्रोहिबिट क्या तो रेगुलेट करो या तो प्रोहिबिट करो हमने जो पढ़ा था ना याद करो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या तो इशू कर सकते हैं या फिर प्रोहिबिट कर सकते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू सिक्योरिटीज आपने अगर पैसे को का सॉलिसिटेशन चालू किया है कुछ एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि सॉलिसिटेशन ऑफ मनी तो वो क्या होगा सेबी आपका कैंसिल कर सकता है सेबी आपको प्रोहिबिट कर सकता है सोलिसिटेशन ऑफ मनी मतलब आप किसी को भी प्रोहिबिट किसी को भी आप उकसा सकते हैं पैसे देने के लिए गलत वे में आप किसी को भी टर्न अप कर सकते हैं अब इसमें देखो एज पर सेक्शन 11 का ये जो हमने पढ़ा है हाँ हमने पढ़ा था ना कुछ कुछ 11 A B C D डी नहीं था मे 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 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स स्पेसिफाई रेगुलेशंस के तहत और जनरल ऑर्डर्स के तहत द मैटर्स रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल पहले बता दिया जाएगा इशू आपको कैपिटल इशू करना है तो आपको क्या क्या मैटर फॉलो करने पड़ेंगे द मैनर इन विच सच मैटर शेल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज पहला है कि क्या क्या मैटर्स आएंगे इशू ऑफ कैपिटल में कैपिटल जब इशू करने जाओगे दूसरा आपको किस मैनर में आपको डिस्क्लोज करना होगा तो मैटर्स को किस मैनर में डिस्क्लोज करना होगा ये से भी कर सकती है बता सकती है और बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑर्डर के तहत भी कर सकती है आ गया प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस इशू करने से रोक सकते हैं जब आपके प्रोस्पेक्टस में कुछ जबरदस्ती का भड़कावा चीज लिखा हुआ है जबरदस्ती का इन्वेस्टर्स को इंड्यूस करने के लिए चीजें लिखी हुई है और एनी ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर द पब्लिकेशन इन्वेस्टर्स और सेबी क्या कर सकता है स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रोस्पेक्टस और मतलब क्या तो सेबी क्या कर सकती है डायरेक्टली आपको प्रोहिबिट करेगी या फिर अगर आपको प्रोहिबिट नहीं करेगी तो कुछ कंडीशंस आप पे इम्पोज कर देगी कि आप इसी कंडीशंस के तहत आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं अपना ऑफर डॉक्यूमेंट ला सकते हैं तो सेबी हैज ऑल दोस पावर्स सेबी के पास ये सब पावर्स है पावर टू रेगुलेट CIS ये भी हमने पढ़ा था याद करो 11 AA का 1 क्लॉज 1 सेक्शन 11 AA 1 of the SEBI Act provides that any scheme अरेंजमेंट क्या तो कोई स्कीम हो कोई अरेंजमेंट हो
ठीक है, विच सेटिस्फाइज द कंडीशंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन। जो भी आप लोगों को एग्जाम में मैं पहले बताऊं, कुछ एक टिप है फ्रॉम मी टू यू। एग्जाम में किसी को भी याद नहीं रहता इतना, जिसने बहुत पढ़ी है बात अलग है, पर मैक्सिमम जनता, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स, आप लोगों को ना ये याद नहीं रहती है, ये सबसेक्शन ये वगैरह। शेल बी कलेक्टिव कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का अगर जो भी कंडीशंस, आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आपका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लागू हो जाएगा, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु हाउएवर एनी पूलिंग ऑफ फंड्स, सीआईएस क्या था, कोई मुझे जरा सा रिकॉल अगर कराए। हम अपना फंड्स को पूल कर सकते, मतलब हम नहीं, जो सीआईएस के स्कीम लेकर आते हैं वो लोग पूलिंग ऑफ फंड्स करके फिर इन्वेस्ट करते हैं ना कलेक्टिवली, सब इन्वेस्टर से लेके ना। एनी पूलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द सेबी। एक केस हुआ था, एक सीआईएस ना, उसने बहुत सारे पैसे क्या किए थे, इन्वेस्ट पूल कर लिया था, ठीक है, पूल कर लिया, लेकिन वो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो उनके ऊपर हैवी 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 पेनल्टी लगाई गई थी, ठीक है। विच इज नॉट रजिस्टर्ड एज पर सेबी और इज नॉट कवर्ड अंडर दिस सबसेक्शन इन्वॉल्विंग ए कॉर्पस अमाउंट ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ और मोर शेल बी डीम टू बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। मतलब वो कंपनी का भी ऐसा ही हुआ था। आपको सेबी का जो कॉर्पस है, आपने सीआईएस पढ़ा होगा, कॉर्पस मतलब जो फंड का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, कितना आपका पैसा जमा होना पड़ेगा। कॉर्पस क्या है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है और आपका कॉर्पस लेकिन 100 करोड़ का कुछ है, आपका पुलिंग ऑफ फंड्स वगैरह, तो आपको मानो मत मानो, आप बोलो कितना भी बोलो कि भाई मैं सीआईएस नहीं हूँ, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन, वो लोग क्यों बोलेंगे, आप खुद सोचो। उन लोग क्यों मना करना चाहते हैं कि लोग सीआईएस नहीं है, क्योंकि उनको कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी है। सीआईएस के ऊपर कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडीशंस है, तो लोग बोलते नहीं हम लोग तो नहीं है। आप मानो मत मानो, जहां आपका कॉर्पस 100 करोड़ हुआ, भाई यू आर ऑटोमेटिकली, मानो मत मानो, यू आर डीम्ड टू बी ए सीआईएस। आपके ऊपर सीआईएस के कंडीशंस आएंगे, आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी ढक्की टिकी। देखो दिस सेक्शन है जो आपका चैप्टर 18 में बोला हुआ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उस चैप्टर को भी हम देख लेंगे, क्या दिक्कत है। पावर टू इशू डायरेक्शंस एंड लिवर पेनल्टी, ये भी हमने पढ़ा था, ये सेक्शन का 11 का बी था। हाँ देखो, इशू डायरेक्शंस ऑफ द सेक्शन 11 बी provides that if the SEBI is satisfied, अगर सेबी को लगता है सही है, आफ्टर मेकिंग और causing to be made an inquiry, क्या तो सेबी ने खुद से इंक्वायरी करी है, क्या तो ड्यू टू सम कॉजेस सेबी ने इंक्वायरी करी है, दैट इट इज नेसेसरी, कि जरूरी है भाई सेब की, सेबी में, लेट मी इसको जूम कर लेने दो। सेबी में इशू सच डायरेक्शंस, अगर उनको लगता है टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, क्या तो एक पूरा एक व्यक्ति या पूरी झुंड, डिफर्ड टू इन सेक्शन 12, उन लोगों से भी डायरेक्शन इशू कर सकती है, या फिर टू एनी कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स। कंपनी को किस लिए बोलेगी, बोलो कैपिटल इशू, कैपिटल या शेयर ट्रांसफर, सिक्योरिटीज का ट्रांसफर, जो भी उससे मैटर रिलेटेड है, एज मे बी अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेबी हमेशा आप लोग को, जब आप आंसर्स लिखते हो ना इस टाइप से, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, सेबी ऑलवेज वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। तो सेबी क्या कर सकती है, कोई भी एक व्यक्ति, ये व्यक्तियों का झुंड, मतलब जो भी समझ लो, आप ऐसे मान लो म्यूचुअल फंड वगैरह एक अकेला आदमी तो नहीं मैनेज करता है ना, या कोई भी कंपनी जिसके सिक्योरिटीज का कहानी है, उसको सेबी क्या कर सकती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, या फिर हमने पढ़ा था ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, या फिर प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी इंटरमीडिएरी, कोई इंटरमीडिएरी है और कोई और अदर पर्सन फॉर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर, मतलब डिट्रीमेंटल का मतलब, सब लोग सुनो 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 सुनो, सेबी क्या कर सकती है, किसी भी इंसान ने, किसी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेबी क्या कर सकती है, कोई इंटरमीडिएरी को भी रोक सकती है कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया जो डिट्रीमेंटल टू द मतलब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के विरुद्ध है, एकदम गलत है भाई, ग्लोचिफाइड है उन लोग,
टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडिएट। तो उन लोगों का मैनेजमेंट देखो भाई, सेबी आके बोलेगा भाई इसी के तहत तुम लोगों को करना है। अगर सेबी को फील हुआ कि इट इज सेटिस्फाइड कि भाई इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हमें ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, ये कंपनी को, ये इंटरमीडिएट्स को रोकना है, द पावर टू इशू डायरेक्शंस अंडर दिस सेक्शन शैल इंक्लूड एंड ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव इंक्लूडेड। आप मानो मत मानो, इंक्लूडेड है क्या पावर? द पावर टू डायरेक्ट एनी पर्सन who made profit or averted loss by indulging in any transaction or activity in the contravention of the, जो कि यहाँ तक ये पावर जो आएगी ना, ये पावर डायरेक्टली आप मानो मत मानो किसके ऊपर भी लागू होगी? जो भी इंसान, ये उसको भी मिलेगी, सिर्फ आपके म्यूचुअल फंड या कंपनीज या पर्संस या इंटरमीडियरीज उनको नहीं, उन लोगों के ऊपर भी पावर अपने आप लागू हो जाएगी। मतलब आपका नाम स्पेसिफिकली लिखना नहीं है, ठीक है? यहाँ में क्या बोला है? who had made profit by indulging in any transaction or activity in contravention of the provisions of the act or regulations to disgorge an amount equivalent to the wrongful, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेड किसी ने कोई गेन किया है, ठीक है, या कोई नुकसान को, कोई नुकसान, नुकसान मतलब कोई लॉस को डाइवर्ट, एवर्ट कर दिया। एवर्ट लिखा हुआ है, चलो मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब। समझ लो आपको एक ट्रांजेक्शन से आपको दिख रहा है, आपको, अगर आपको पहले ही पता चल गया कि ये मार्केट में ये होने वाले, वो होने वाले, अपने इन्वेस्टर्स को आपने भ्रमित करके बहुत सारा बाई सेल करवा दिया और आपको प्रॉफिट हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आप एक इंटरमीडिएट हो, तो आप क्या करो, कर रहे हो, अपने इन्वेस्टर्स को आगे थोप के खुद का प्रॉफिट कर, खुद का वो लॉस से अपने आप को बचा रहे हो। आपको समझ लो 5 करोड़ का लॉस होने वाला है, लेकिन आपने अपने इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग करी है या मार्केट के साथ कुछ धोखा किया है, और 5 करोड़ का लॉस जो इतना हैवी होने वाला है वो आपका सिर्फ 5 लाख का हुआ, या हुआ ही नहीं लॉस। तो वो बोल रहा है टू एवर्ट एनी लॉस, ठीक है, to disgorge an amount equivalent to the wrongful gain made or loss averted। मतलब समझ लो आपको मैंने बोला था 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो 1 लाख का प्रॉफिट आपको देना ही पड़ेगा वापस, और डिस्गॉर्ज करना पड़ेगा, अमाउंट मतलब आपको देना पड़ेगा। या आपने 5 करोड़ का लॉस को एवर्ट किया, लॉस को इग्नोर किया, लॉस को श्री श्री कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया, वो 5 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। मतलब सेबी के पास पावर है कि चाहे जो भी आप मानो मत मानो, इफ अ पर्सन हैज डन एनीथिंग रॉन्ग, ऑटोमेटिकली उस पे ये एक्ट लागू हो जाएगा, एंड उसने कुछ प्रॉफिट करी है, उसने कुछ लॉस से अपने आप को बचाया, वो पैसे उसको डिस्गॉर्ज करने पड़ेंगे। एनीथिंग डन रॉन्गफुली, इसका मतलब ये है। अब आप बोलोगे मैम आपने 3 लाइन को इतना पढ़ा दिया, आपको पता है जब मैंने ना इस बार एग्जाम दिया था, ये एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन आ गया था, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। वो क्वेश्चन ऐसा था, हमारे बुक में ना सिर्फ आई बिलीव 5 लाइन के कुछ होगा, तो ये 5 या फिर चलो 6 आप लोगों का मान लेते हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन बन गया था उससे। 15 मार्क का क्वेश्चन बन गया था, और मैं अगर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, वो क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस की ओपन बुक का था, न्यू सिलेबस से, और उन्होंने उसको बना दिया था, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं एकदम डिटेल में अपना पढ़ती हूँ, बच्चों को समझाती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि नहीं यार सिलेक्टिव स्टडी से किसी का कुछ नहीं हुआ है, पेपर सॉल्विंग कर लो, चलो बहुत लोग तो मुझे ऐसे बोलते स्कैनर कर लो। अरे सीएस में क्या है, सीएस कुछ नहीं है, सीएस हलवा है, सीएस में स्कैनर कर लो हो गया। इंस्टीट्यूट हलवा नहीं है ना आपका, आप सीएस को हलवा हलवा बोल के मार्केट में हमारा नाम खराब करते हो, बट इंस्टीट्यूट हलवा नहीं है। इंस्टीट्यूट को पूरा अच्छा से ना हमारी फितरत पता है कि बच्चों बच्चों ना बच्चे कैसे पढ़ते हैं, समझे? अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ गया, ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कब कब कर सकते हैं? 11 का सी बता रहा है, वेर द सेबी इज रीजनेबल ग्राउंड। देखो सेबी के पास लेकिन रीजनेबल ग्राउंड होगा, ऐसे मुंह उठा के सेबी भी नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट, that the transactions and securities are being dealt with a manner detrimental। वही वही आ गया, वही सेम कि इन्वेस्टर्स के विरुद्ध, इन्वेस्टर्स को पोपट बनाया गया है, सेबी को अगर लग गया तो सेबी क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन। चलो आ जाओ,
or any intermediary or any person associated with the market has violated any of the provisions, कोई भी एक्ट रूल्स रेगुलेशन सेबी का जो भी डायरेक्शंस हम पढ़ के आए थे, अगर उन्होंने वायोलेशन किया है तो सेबी कैन स्टार्ट है, यहाँ में मे लिखा हुआ है, अभी आ रहे हैं मे के पास, इट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग, हमने जो ऑर्डर पढ़ा था, डायरेक्ट एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ सच। तो मतलब सेबी क्या कर सकती है, सेबी खुद तो नहीं जाती भाई, सेबी खुद तो नहीं जाएगी, सेबी के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑफिसर्स को सेबी क्या कर देगी, डायरेक्ट कर देगी कि भैया आप जाओ और ये पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टिगेट करो, ये पर्टिकुलर आपके इंटरमीडियरीज हो गया, कंपनीज हो गई, इन लोग को आप इन्वेस्टिगेट करो, या फिर कोई इंसान हो गए, पर्सन्स हो गए, पर्सन्स को आप इन्वेस्टिगेट करो विद द सिक्योरिटीज मार्केट एंड टू रिपोर्ट देयर, और जो भी आपका कंक्लूजन होगा वो रिपोर्ट कर दो। मैं जब खुद पढ़ती थी ना, मैं ऐसे ही लिखते जाती थी, ठीक है। ड्यूटी टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अब देखो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको जो जो सेबी आपसे मांगती है ना आपको देना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इंटरमीडिएट, एवरी पर्सन, मतलब हर इंसान, आप ऐसे मान लो एवरी पर्सन एसोसिएटेड विथ आवर सिक्योरिटीज मार्केट, उसको क्या करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो सेबी मांगती है उनको देना पड़ेगा। देखो, to preserve and to produce the investigating authority or any person authorized by it in this behalf, मतलब आपने पढ़ा होगा ना, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें 8 years के लिए प्रिजर्व करने होते हैं, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें 3 years के लिए होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे 12 months के लिए होते हैं, ऐसे करके 12 months बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको प्रिजर्व करो और प्रोड्यूस करो, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी इंसान जिसको सेबी ने अथॉरिटी दे रखी है। अच्छा, ये मेरा पेन वर्क क्यों नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है। ऑल द बुक्स, रजिस्टर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड देयर ऑफ और रिलेटिंग टू द कंपनी एज द केस में भी, जैसा भी हो, सबको जो उन लोग की कस्टडी में है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब प्रिजर्व करनी है एंड प्रोड्यूस करनी है। वो लोग ये आके नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये कि सेबी तो डायरेक्टली आके हमसे नहीं मांग रहा है, हम क्यों दे, अरे तो सेबी ने जिन बंदों को, जिन ऑफिसर्स को अपने काम सौंपा है, वो सेबी के ऑफिसर्स उनको देनी पड़ेगी। जस्ट लोगों को इस टाइम पे एक्चुअली आए हुए क्लास, इसलिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है। फिर आ जाओ, powers of investigating authority, the investigating authority may acquire any require any intermediary या कोई भी पर्सन जो मार्केट से एसोसिएटेड है, क्या करने के लिए, टू फर्निश इंफॉर्मेशन या दो या रजिस्टर्स दो या डॉक्यूमेंट्स दो, जो भी है, बिफोर हिम और एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम, क्या तो उनको दो, क्या तो उनके ऑफिसर्स को दो, जो उनको नेसेसरी लगता है कि वो इंफॉर्मेशन देना देना रेलेवेंट है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब कितने टाइम पीरियड के लिए सेवी रख सकती है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी में keep in its custody any books, records, other documents and record produced for 6 months। वहां क्या था, वहां क्या था, कोई भी अटैच का बात था, वहां पे अटैच था 90 days, ठीक है, आप इतना कंफ्यूज मत होना। एंड हियर देयर आफ्टर शैल रिटर्न द सेम टू एनी, जो भी पर्टिकुलर पार्टी उसको रिटर्न कर देगा, लेकिन हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे कॉल फॉर एनी बुक, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड इफ दे आर नीडेड। आपको 6 महीने में लौटा दिया तो आप ये नहीं बोल सकते भाई आपने तो 6 महीने तो रख लिया, अब वापिस आपको चाहिए, ये तो आप ये कह रहे 6 6 महीने में आप ले लेके जाते रहोगे, नहीं, सेबी को अगर चाहिए तो लोग मंगा सकते हैं।
Further, if the person on whose behalf the books, registers or other documents and record are produced requires certified copies, अगर उन लोगों को चाहिए कॉपी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए जो भी प्रोड्यूस बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग, इट शेल गिव सर्टिफाइड कॉपीज, उन लोगों को दे सकते हैं टू सच पर्सन ऑन हुज बिहाफ द डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आपको भी चाहिए कि भाई मुझे मुझे डॉक्यूमेंट्स का काम होगा तो मुझे सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, तो सेबी उसको दे देगी कि ठीक है, हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अपने पास रख रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आप पूरे वंचित रहोगे, आप पूरे इग्नोर्ड रहोगे, नहीं, आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाएगी। एग्जामिनेशन ऑन ओथ क्या है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एनी पर्सन डायरेक्टेड टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंसान सेबी का इन्वेस्टिगेशन करेगा, मे एग्जामिन ऑन ओथ एनी मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, कोई भी और एनी इंटरमीडिएट एसोसिएटेड विद द मार्केट इन एनी मैनर, जो भी अफेयर्स है बिजनेस का जो भी है, एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द पर्सन टू अपियर बिफोर इट पर्सनली, मतलब पर्सनली भी आपको बुला सकते हैं कि भाई मेरे पास पर्सनली आके मुझसे मिलो, तुमने जो गफले किए हैं नहीं कहिए, मुझे थोड़ा तुमसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो दिया जाएगा ही, तुम बस अपनी बात रखो कि क्या कर रहे हो तुम लोग गफलेबाजी मार्केट के साथ। नाउ इफ you fail in your compliance, if any person fails without reasonable cause, कोई कॉज नहीं है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, रीजनेबल कॉज का देखो यहाँ पे मीनिंग ये है कि सेबी के अकॉर्डिंग ही होता है कि रीजनेबल कॉज उनको क्या मानना है, या फिर वो लोग मना ही कर रहे हैं टू प्रोड्यूस, इन बोलते चलो हम नहीं देंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या पर्सन को जो भी ऑथराइज्ड है कोई भी बुक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो उसको प्रोड्यूस करना है, करना चाहिए, या कोई इन्फॉर्मेशन वो देगा नहीं जो उसको ड्यूटी है उसकी प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर अगर उन्होंने बोला कि पर्सनली आके मुझसे मिलो जब जब मिलना होगा, ठीक है, टू डू सो और टू आंसर एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो बच्चा बन गया या कोई भी नोट्स कोई साइन नहीं कर रहा है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या पनिशेबल ऑफेंस होगा उसका। अगर वो इंसान डज नॉट प्रोड्यूस, अगर वो बुक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, मतलब 0 से 1 साल तक, विच में एक्सटेंड बोला है ना, 1 साल तक उसका इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अगर उसने प्रोडक्शन ऑफ बुक्स नहीं किया। चलो आप ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है। टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन विच इज इज ड्यूटी, कोई इंफॉर्मेशन देने की ड्यूटी है, विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज, फाइन भी लगेगा, फाइन 0 से 1 करोड़ रुपया तक कहीं भी लग सकता है अगर उसने फर्निश नहीं किया इन्फॉर्मेशन। टू अपियर बिफोर कोर्ट के साथ नहीं है तो विद बोथ, मतलब ये सब में ही है, आपको ऐसे नहीं है कि आपको, बस मैं याद करवा रही हूँ वैसे, क्या तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 1 साल का, 1 साल तक का एक्सटेंशन, या 1 करोड़ का फाइन, 1 करोड़ तक का फाइन, या फिर दोनों, एंड और नहीं, एंड ऑल्सो विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यूस। मतलब आपका पेनल्टी डिपेंड करता है, बात वो नहीं कि प्रोडक्शन में, मैंने बस आपको याद कराने के लिए टर्म्स के लिए बोल दिया, क्या तो आपको 1 साल तक की आपको सजा होगी, 1 साल तक की, या 1 करोड़ तक की आपकी पेनल्टी, फाइन, या दोनों। और ये याद होना, ये सारा और में है, एंड ये सारे आपके किस में है, और और यहाँ एंड है, मतलब एनीथिंग, दिस दिस दिस, इन सब के प्लस में, ठीक है, इन सब के साथ ही 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपका हर दिन, एवरी डे, 5 लाख रुपीज एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द फेलियर हुआ है आपका, जब से आपने फेलियर कर दिया, रिफ्यूजल किया, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, आपका 5 लाख रुपया हर दिन था, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन किया तो आपका जाते जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करना है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
अगर आपको डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं भी एक टाइम में आपके जैसी स्टूडेंट थी। मुझे भी बहुत डर था। सुबह सो के उठती थी, देखती थी पेरेंट्स है, उनको उनको मुझे बोलते थे हाँ बेटा गर्म पानी करो, गर्म पानी पियो, थोड़ा सा पढ़ने बैठो। बस उनके लिए करते गए, खुद के लिए करते गए। अब मैं, मेरा बस एक ही मकसद है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, उनके लिए मैं हूँ। एकदम आसान आसान लैंग्वेज में मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के दे दूंगी। आपको बस वीडियोस देखते जाना है, हाई स्पीड में देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं थोड़ा फास्ट बोलती भी हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा स्लो बोलने की, बट इतना टाइम से पढ़ा पढ़ा के आप बिलीव नहीं करोगे, 16 ईयर्स से आई बीन टीचिंग, तो मेरे टंग को ना आदत हो गया, आई गेस, थोड़ा फास्ट बोलने का, बट ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल। Notes of any examination shall be taken down in writing and shall be read over to or by and signed by the person examined and may thereafter be used again. अच्छा ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन जो भी हो रही है, कोई भी चीजें, एग्जामिनेशन मतलब कोई भी चीजें का आपका एग्जामिन हो रहा है, उसका साइन कराया जाएगा। जिस इंसान के अगेंस्ट हो रहा है, वो इंसान इसको साइन करेगा। और यहाँ में एक बात बोली, वो बच्चा, वो इंसान का क्या होगा, उसकी उसने साइन कर दिया, हाँ भाई यहाँ ये है, उसके अगेंस्ट यूज करा जा सकता है। मतलब इसका मतलब है, मजाक की बात नहीं है, उसके अगेंस्ट कोर्ट में ये एक एविडेंस है, कोर्ट में ये एविडेंस आप लोग मतलब लागू हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का ये एक एविडेंस के तहत प्रूफ हो सकता है कोर्ट में, इसलिए वो रिफ्यूज करेगा ना, तो रिफ्यूज करेगा तो पेनल्टी दो भाई। सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स, अब देखो एप्लीकेशन टू द, अब देखो आप सीजर ना ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको मजिस्ट्रेट या जज ऑफ सच डेजिग्नेटेड कोर्ट फॉर एन ऑर्डर फॉर सीजर, आपको क्या तो जज, नॉर्मली मजिस्ट्रेट से ही लिया जाता है, या आपका मजिस्ट्रेट जिससे आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा अपना जुरिस्डिक्शन का अंदर कि मुझे सीजर करना है बुक्स का। वेर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, आईए को लगा, आईए बोले तो व्हाट डू वी कॉल आईए, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ये जो बुक है, रजिस्टर है, डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड है, या जो भी है, कोई भी इंटरमीडिएरी पर्सन से रिलेटेड, मार्केट से जो भी आदमी रिलेटेड इन एनी मैनर, अगर उनको लगता है मैं हुड ऑन, किधर, मे बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, तोड़ फोड़ दिया, क्या तो खराब कर दिया, फिर फाड़ दिया, या ऑल्टर मीन्स चेंज कर दिया उसके डॉक्यूमेंट्स, या फॉल्सिफाइड, या कुछ फॉल्स उसमें नीचे डाल दिया, फिर और सीक्रेटेड, कुछ भी छुपा दिया गया, कुछ भी। द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट और जज जो भी है कोर्ट का, मुंबई में, इन मुंबई, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर टू, तो किसको मिलेगा, किसको मिलेगा बोलो, किसको हम लोग बोल सकते हैं, मुंबई का मैजिस्ट्रेट वगैरह, किसी को भी अगर इनको लगता है कि कुछ गफला होगा, गफला बोले तो कोई डिस्ट्रक्शन होगा, म्यूटिलेशन होगा, कोई चेंजेस आ गए, ऑल्टरेशन, फॉल्सिफिकेशन हो गया, या फिर सिक्रेटेड हो गया, का डाउट है, उनको लग रहा है अगर इनके पास हम छोड़ दिए ना तो इन लोग ये सब गड़बड़ कर देंगे, तो लोग अप्लाई करेंगे कि भाई हमें सीजर का मौका दो। द ऑथराइज्ड ऑफिसर में रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, द सर्विसेज ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या दोनों, टू असिस्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस एंड इट शैल बी द ड्यूटी। मतलब कभी कभी आप सोच नहीं सकते हो, स्कैम्स जो होते हैं ना, मतलब rich people and all those people who do illegal stuff, they can do scam on a on a mega level, हम सोच नहीं सकते उनका स्कैम की प्रक्रिया। तो उनसे बचने के लिए मैं, इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, इनको भी चाहिए कि पुलिस आओ भाई, पुलिस हमारी मदद करो, तो पुलिस को करनी पड़ेगी मदद, हो गया। ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट को हमने बोला भाई प्लीज सीजर करने दो, नहीं तो इन लोग तो बर्बाद कर देंगे। ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और जज ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ठीक है चलो। आफ्टर कंसिडरिंग एप्लीकेशन, जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी एप्लीकेशन डाला कि भाई ऐसा ऐसा कांड होगा, आप पहले ही हमें ये सीजर करने दे दो, एप्लीकेशन फॉर सीजर।
एंड हियरिंग द इन्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ये ना ऐसे नहीं होता है, एप्लीकेशन आया उन लोग सुनेंगे, उन लोग पूरा बैठ के सुनेंगे कि जरूरी है, क्योंकि आम जनता के साथ बुरा नहीं होना चाहिए ना। इंडियन लॉ ये बिलीव करती है, इफ नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट और जज, अगर हियरिंग का होगा जरूरी, मे बाय ऑर्डर ऑथराइज क्या कर सकती है, टू एंटर विद सच असिस्टेंस। असिस्टेंस क्या हो गया, हियरिंग में अगर उनको लगता है तो क्या क्या होगा, पहला नंबर वन, द प्लेस और प्लेसेस वेयर सच बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे भी रखा गया आपका बुक्स बुक्स, जहां पे भी रखा गया उस पर्टिकुलर फ्रॉड का। असिस्टेंस का मतलब हो गया पुलिस वगैरह, आपको जो भी चाहिए, ऑब्वियसली ऑफिसर्स तो फाइट नहीं कर सकते ना, अगर कोई वो है तो पुलिस वगैरह आपको जो भी चाहिए प्रोटेक्शन, टू सर्च दैट प्लेस, आप पहले तो जा सकते हैं, घुस सकते हो उस प्लेस में, आपके पास एक वारंट हो गया एक टाइप का, फिर आप सर्च कर सकते हो जहां पे आपका बुक्स रखा गया है, इन द मैनर, हर कोई मैनर में नहीं, जैसा मैनर में बोला गया, या फिर एंड टू सीज बुक्स रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद कंडीशन नेसेसरी। तो पहले प्लेस में एंटर करो, घुसो, जाओ, सर्च करो, एंड फिर जब सर्च हो गया तो आप क्या कर लो, आप अपना जो काम करने गए थे सीज कर लो, बस। एंटर, सर्च, सीज, द। यहाँ पे लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस है, बच्चे एग्जाम्पशन से बहुत ज्यादा अवगत है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, द मैजिस्ट्रेट और जज ऑफ द जो भी कोर्ट है शेल नॉट ऑथोराइज सर्च ऑफ सीजर ऑफ बुक्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और जो पब्लिक और पब्लिक कंपनी नॉट बीइंग इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को यहाँ से निकाला गया है ये लेकिन किंतु परंतु में, which intends to get a security okay, which unless such company indulges in insider trading और मार्केट मैनिपुलेशन। मतलब ये सर्च सीजर ये सब कब कब अलाउड होगा, सर्च सीजर इतना जो हमने कहानी पढ़ी है, हमने ये जो पूरी कहानी पढ़ी है जज की यहाँ से यहाँ तक, ये कब अलाउड होगा, ये तब अलाउड होगा, इंटरमीडिएट्स को हटाया गया है अगर आप ये जो बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी, या जो पब्लिक कंपनी जो लिस्ट होने वाली है, ठीक है होने वाली है, उन्होंने उन लोग इन्वॉल्व है इनसाइडर ट्रेडिंग, या मार्केट को कोई भी रकम से मैनिपुलेट करना, मतलब लगातार बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन से हो रहा है, कुछ तो गफला है, बार बार मीटिंग चालू होने से पहले इनके प्रोमोटर्स लोग शेयर्स बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, कुछ गफला हो रहा है, तो मार्केट, इफ द मार्केट इज मैनिपुलेटेड, तब ही इन लोगों का सर्च एंड सीजर होगा। शैल नॉट ऑथोराइज अनलेस सच कंपनी इंटेलिजेंस, यहाँ पे हमने किसको निकाला हो गया है, इंटरमीडिएरीज की तो पूरी वाट लगा दी गई, उनको तो निकाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरमीडिएरीज लोग को, उन लोग को बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके उन लोग बन सकते हैं, तो ठीक है, ये था। तो ऐसा सबसे ना केस स्टडी बहुत बनते हैं कि उन लोग इन्वॉल्व नहीं थे और फलाना ढिमकाना। Returning of records. The investigating authority shall keep in custody the books, registers, documents जो भी under this under section जो भी है, for such period not later than the conclusion of the investigation as it considers necessary. जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक वो रिकॉर्ड्स को अपने कस्टडी में रख सकते हैं, ठीक है, and therefore shall return the same to the company या body corporate or as the case may be to the managing director, manager, officer, कोई भी from whose custody ये लिया गया है, and inform, लेकिन रिटर्न करेंगे, and they have to inform जो कोर्ट ने उन्होंने उनको इसका ऑर्डर पास किया था उनको इन्फॉर्म भी कर दिया कि भाई हमने रखा, हमने रिटर्न कर दिया और अब आपको बता रहे हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑथोरिटी में बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स डॉक्यूमेंट जो भी है
एफोर्सेड प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, नहीं लगा सकते हैं उन लोग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, क्योंकि देखो इतने सारे बुक्स होते हैं, इतने सारे डेटा होते हैं, तो इट्स नॉट एक्चुअली ह्यूमन वे में पॉसिबल कि वापस से उस सारे डेटा को खंगालो, चेक करो कहाँ क्या लिखा है। तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्टिगेशन मार्क्स में हाई तौबा नहीं मचा सकते, अरे मेरा ये लेके गया था इन्वेस्टिगेशन मार्क लगा दिया, हमें क्या कर दिया, कुछ मार्क वार्क लगा दिया, नहीं ऑब्वियसली दे कैन डू इट। Every search or seizure made under this section shall be carried out in accordance with the provisions of search and seizure का provision कौन सा होगा? CRPC, relating to searches and seizures। तो वहां पे समनिंग वगैरह का सिविल कोड का, और यहाँ में CRPC। केस लो अभी कराऊं या केस लो चैप्टर के बाद ही एक बार मैं बताऊं? काफी दुविधा है, चलो करा ही देते हैं, एक केस लो भी करा देते हैं, फिर सीजन डिसिस्ट के ऊपर से क्वेश्चंस आ जाती है। आ जाओ अपने पहले मेरे तरफ से केस लो का। अरे केस लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि मैं अभी ही एग्जाम देके निकली हूँ, मतलब आप लोग की जितनी बड़ी बच्ची हूँ मैं देखा जाए। एक ऐसा केस हमें पूछ लिया गया था, मुझे ऐसा बिलीव है, मैंने पढ़ा था, बहुत केस स्टडीज थे उस बुक में हमारे, उस पेपर में, वो पेपर न्यू सिलेबस में नहीं है। मुझे याद आया एग्जाम में कि वो अडानी पावर लिमिटेड, अडानी का था, मैंने लिखा, मुझे बिलीव है कि वहीं पे मुझे मार्क्स मिले। इसलिए जब याद रहता है ना केस स्टडी, आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। मेरा ये पॉइंटर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, वी विल वर्क, भगवान है, वर्क कर जाए। चलो 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 चलो, ये डेट वेट का कुछ इतना नहीं है। मिस्टर नीलेश कुमार राधेश्याम लाहोटी, इसका इनका केस था इन द मैटर ऑफ सुप्रीम टैक्स स्मार्ट लिमिटेड वर्सेस सेबी, इनके बीच में हुआ था, और एजुकेशन ऑफिसर इसमें सेबी था। ऑब्वियसली हम सेबी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा पता ही है। एवरी पर्सन फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज sought, जिन जिन से इंफॉर्मेशन लिया गया है, मांगा गया है, उनको शुड फुल्ली कोऑपरेट। अभी हमने पढ़ा था ना, आपने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हमने बहुत सारी पेनल्टी पड़ी थी, 1 साल तक की, 5 करोड़ तक की, 5 लाख, या दोनों स्टेप से, विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एंड प्रॉम्प्टली मतलब हाथों हाथ प्रोड्यूस करो रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन जो भी नेसेसरी है। तो इसमें ये हेल्ड किया गया था, दिस वाज, तो बहुत ही बकवास हो गया है, हेल्ड। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस। सेबी कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द, ये सुप्रीम टैक्स स्मार्ट के ऊपर, एक जो कंपनी है इसके ऊपर सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन चालू करी, फॉर द पीरियड, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, जून 1 से अक्टूबर, लाइक जून से अक्टूबर 6 महीने का आपका समझ लो आप। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटी ऑफ सेबी इशूड समन्स, बुलाया गया था, 11(2) हमने पढ़ा है, 11(c)(2) हमने पढ़ा था क्या, जो भी रेड विद सेक्शन सी, आप लोग को इतना ध्यान नहीं देना है। उन्होंने क्या क्या समन इशू किया था टू नीलेश कुमार राधेश्याम लाहोटी, या मैं इसे नोटिस ही नाम से देंगे, सीकिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, उससे बोला गया था भैया आप आके कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स डालो, दिखाओ हमें। द नोटिस रिप्लाई टू द समन्स एंड सबमिटेड इन्फॉर्मेशन, उन्होंने दे भी दी, वेरी गुड। लेकिन किंतु परंतु क्या हुआ, इट वॉज अलेज किया गया दैट द नोटिस ही सबमिटेड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हमने पढ़ा था फॉल्सिफाइड, सीजर हो जाता है। इन व्यू ऑफ द सेम सेबी इनिशिएटेड प्रोसीडिंग चालू कर दिया, 15 HB आप पढ़ेंगे इसकी, कि भाई गलत है, ऑफेंस है, चलो पेनल्टी लगाओ, उन्होंने हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जारी किया। सेबी का ऑर्डर क्या है, सेबी इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ, ने बोला ना पेनल्टी लग जाती है 8 लाख ऑन द नोटिस अंडर द प्रोविजंस। 15 HB में बहुत सारे पेनल्टीज बताए गए, 15 सेक्शन में सेबी का, उसके तहत 8 लाख रुपीज का उनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया गया। It was established that the notisi provided incorrect information to the IA of SEBI and hampered the obviously incorrect investigation आएगा उनका। कितने सारे गफले होते हैं, आप एक बार सोचो ना, उनके ऊपर कितना कितना प्रेशर है। तो क्या हुआ, दस वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11(c)(2) जो भी है,
इट वॉज ए डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ नोटिस टू मिसगाइड इन्वेस्टिगेट। उन्होंने ये बोला कि इनका जो अटेम्प्ट था नोटिस जानबूझ के रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था ताकि इन्वेस्टिगेशन खुड़ जाए, इन्वेस्टिगेशन अपना कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज कर दे, नदी का रुख बदल जाए। सेक्शन 11 C3 के अकॉर्डिंग ऑफ द सेबी एक्ट क्या बोलता है? एम्पावर्स द आईए टू ऑब्टेन रिकॉर्ड्स, हमने पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एज कंसिडर्ड रेलेवेंट और नेसेसरी, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जरूरी है उन लोग बुला सकते हैं और जो राइट है वही देना है। सेक्शन 11C का 2 बताता है कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी पर्सन, हर इंसान जो भी मार्केट से रिलेटेड है, टू प्रिजर्व, अभी हमने पढ़ा था, टू प्रिजर्व, प्रोड्यूस और एनी पर्सन ऑथोराइज जो भी है डॉक्यूमेंट देना है, तो इसीलिए उनके ऊपर 8 लाख की पेनल्टी लगाई गई कि भैया आपने हमें। अब आप बोलोगे कि टीचर, मैम, दीदी, ये आएगा कैसे? ये आ सकता है कि वो नोटिस ही जो है आपका जिसके ऊपर लिया है उसने बोला कि नहीं नहीं मेरे ऊपर तो कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो कब आपको प्रूफ करना है, क्या बोल के प्रूफ करना पड़ेगा कि इन्होंने कोर्स ऑफ डायरेक्शन, कोर्स ऑफ डायरेक्शन नहीं, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्होंने चेंज करना चाहा, इन्होंने कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुड़ाने की कोशिश की, हैम्पर करने की कोशिश करी इनकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग, इफ यू प्रोड्यूस इनकरेक्ट फॉल्स, जो भी हमने पढ़ा था वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आप गलत दोगे तो हम तो यही मानेंगे ना कि आप हमें हवा का रुख बदल रहे हो, नदी का रुख बदल रहे हो ताकि नदी कहीं और से बहे और किसी और को फायदा मिल जाए। नदी, ये नदी है, ये अगर इधर से बह रही है, ऑब्वियसली नदी का कोर्स इंसान बहुत कम ही, इंसान नहीं कर सकता चेंज, तो यहाँ के फार्मर्स को क्या होगा, कल्टीवेशन अच्छा हो जाएगा, उनको मिल जाएगा पानी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप नदी का रुख बदल दोगे तो आपका इन्वेस्ट, आपका तो ये हैम्पर हो गया ना, बस। तो ये ऐसा है कि अगर आपका कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेबी कैन इम्पोज अ पेनल्टी, एंड इस केस में 8 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। दंडना दंडन। अब बताओ आपको अच्छा लगा है क्लास, नहीं लगा? मैंने फर्स्ट क्लास डाली है, ये मेरी सेकंड क्लास है, सारे केस लो एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी फुल डिटेल में, हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। इस टाइप के सब चैप्टर्स बच्चे स्किप करते हैं। फिर से बताती हूँ मैं ये चैप्टर क्यों चूज किया, नॉट बिकॉज दिस इज इजी, कुछ बोलेंगे इजी है, मैं बोलूँ ये सब चैप्टर्स आपको और टफ लगे क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। 3 मार्क्स का आ गया, लो। अगर एक केस स्टडी आ गया कि ऐसा ऐसा है, कितने पेनल्टी होनी चाहिए, तो आपको आपको बोलना चाहिए एज पर दिस केस, उस केस में 8 लाख की पेनल्टी लगाएगी थी। अगर देखो आप इतना पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा 8 लाख की पेनल्टी, मैं 50 बार बोल रही हूँ 8 लाख। आप नहीं तो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, मुझे पता है साइकोलॉजी हमारा ऐसे ही वर्क करता है, हम ये 3 मार्क के पीछे सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमने एसएसटी लिख लिया, हमने आईसीडीआर लिख लिया, अरे आपने तो आईसीडीआर समझ लो 15 मार्क का आ गया, एसएसटी 15 मार्क का आ गया, डन, 30 मार्क तो यही पक्का, 30 मार्क्स। तो यही मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं ये सब का भी लाऊंगी क्लासेस, बट मैं पहले इसका, सीआईएस का, म्यूचुअल फंड का, इस टाइप के चैप्टर्स को थोड़ा मैं प्रेफरेंस आपका पहले कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, क्रीम चैप्टर्स जो बोलते हैं उनका। तो ठीक है, अगली क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेरा अपना जो बैच है उसका आने का टाइम हो गया, एंड आई हैव टू, दिस इज व्हाट लाइक, कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे, I have to have lunch and then my classes are from 3 p.m. So I will take your leave, but I will try to be honestly available for you guys. आप ऐसा टेंशन मत लेना, I have started this, so थोड़ा मुझे स्पेयर करना अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो, ठीक है। मैं अभी 10 साल से पढ़ा रही हूँ, बट सीएस एक बहुत ही, मुझे पता है, एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशनल कोर्स है, मुझे बहुत खुद की भी प्रिपरेशन एकदम सख्त रखनी पड़ेगी, ताकि एक एक वर्ड, मैं एक एक वर्ड पढ़ाती हूँ ताकि मार्क्स नहीं जाए कहीं पे भी। आप सुने सुने इस टाइप के चैप्टर्स आप सुन सुन के भी जा सकते हैं कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, अभी साइड में अपना नोट्स बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करो जहां मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, टेक्नोलॉजी या फिर मैं कुछ बोलती हूँ, तो अगर आपको नहीं सुनना स्किप करो, नो डिसरिस्पेक्ट, कुछ नहीं, अपना पढ़ाई अपना टाइम, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्दर, लेट्स जस्ट stop this. Bye bye. Take care of your parents, your loved ones, your near and dear ones. एंड अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।